बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपने लेक्चर्स जो है वो रेगुलरली ले लिए होंगे और उनको तैयार भी किया होगा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर आयन एंड फ्री रेडिकल्स। सबसे पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलर आयन को। मॉलिक्यूलर आयन जो है, इससे पहले पढ़ने से पहले हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉलिक्यूल जो है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं केमिकली और मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वो मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। और मतलब ये कि वो किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ रिएक्ट किए बगैर भी नेचर में एग्जिस्ट कर सकेगा। मॉलिक्यूल जो होता है, इसके अंदर हमेशा हमारे पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। इट मीन्स के मॉलिक्यूल हमारे पास एक न्यूट्रल स्पीशी होती है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर आयन की, तो मॉलिक्यूलर आयन एक ऐसी स्पीशी है विच हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर आयन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं फिर, कि इट इज द स्पीशी विच हैज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब इससे पहले हम आयन्स को बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और हमने पढ़ा था कि आयन जो है वो कोई भी एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि चार्ज क्यों आता है। तो जब भी कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। हमने आयन को बहुत उसकी टाइप्स को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था और हमने पढ़ा था कि अगर कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पर अगर हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो मॉलिक्यूलर आयन में भी सेम केस है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास है और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो व्हेनेवर अ मॉलिक्यूल लूज और गेन एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स मॉलिक्यूलर आयन, और उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है वो अपीयर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल हैं और ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, आप देखिए कार्बन जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। तो 6 + 8 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली जो हमारे पास प्रोटॉन्स है इसके अंदर वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के इक्वल होते हैं, तो 14 ही क्या है इसके पास, प्रोटॉन है। अब क्या होता है कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये मॉलिक्यूल नहीं रहा, बल्कि अब ये क्या बन गया है, मॉलिक्यूलर आयन बन गया है, बिकॉज इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और ये एक चार्ज्ड पार्टिकल जो है उसमें कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली हमारे पास नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। इसी तरीके से हमारे पास C2H4 है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, इथेन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, इथेन C2H6। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। सिमिलरली हमारे पास अगर ऑक्सीजन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये भी मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। हमारे पास जो है मज़ीद इसकी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास है मीथेन, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। अब मॉलिक्यूलर आयन बनते कैसे हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन लूज कैसे करते हैं। तो क्या होता है कि यूजुअली ये जो सारा प्रोसेस होता है मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन का, ये हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर प्रोसेस होता है या स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर।
अब स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राफ जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ जो हमारे पास मालिक्यूल्स होते हैं उनको हम आयोनाइज करते हैं। आयोनाइज कैसे किया जाता है इनको, कि पहले मालिक्यूल्स को हम इतना हीट करते हैं कि ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर उन वेपर्स के ऊपर हम बम्बार्डमेंट करवाते हैं किनकी, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स बाहर से हम क्या करते हैं, उन वेपर्स के ऊपर जो है वो उनकी बम्बार्डमेंट करवाते हैं, उनको गिराते हैं, उनके अंदर से पास करवाते हैं मालिक्यूल्स के अंदर से। उसके नतीजे में क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मालिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाकर स्ट्राइक करते हैं, और स्ट्राइक करने के बाद उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ स्नैच करके बाहर ले आते हैं, उनको खींच के बाहर ले आते हैं। एज अ रिजल्ट मालिक्यूल जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मालिक्यूलर आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है। ये एक मालिक्यूल है और ये गैशियस फेज में है हमारे पास ऑलरेडी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर पास करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाकर स्ट्राइक करेगा और उनको इस मालिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर ले आएगा। जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा N2 पॉजिटिव में, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाएंगे और प्रोटॉन इसके अंदर सेम रहेंगे जो ऑलरेडी मालिक्यूलर फॉर्म में मौजूद है। एज अ रिजल्ट इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिल जाएगा और इस तरह से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोडक्ट साइड पर आ जाएंगे। इस तरह से हमारे पास कोई भी सिंपल मालिक्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मालिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मालिक्यूल जो है ये एक न्यूट्रल स्पीशी होती है, ठीक है, जबकि मालिक्यूलर आयन जो है ये एक चार्ज स्पीशी है। तो मालिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं, इसीलिए वो न्यूट्रल होती है। जबकि मालिक्यूलर आयन के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें प्रोटॉन की तादाद क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन की कम होगी जब पॉजिटिव मालिक्यूलर आयन बनेगा, और जब नेगेटिव मालिक्यूलर आयन बनेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन नेचर में ये देखा गया है कि मालिक्यूलर आयन जो है वो कैटायनिक मालिक्यूलर आयन जो है ये मोस्ट अबंडेंट है, यानी नेचर में कैटायनिक मालिक्यूलर आयन जो है दे आर अबंडेंट, बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं और ये ज़्यादा जो है वो इजीली बन जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मालिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन को दाखिल करवाना और उसको एनायन में कन्वर्ट करवाना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मालिक्यूलर आयन, यानी वो स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या कहते हैं, मालिक्यूलर आयन कहते हैं। मालिक्यूलर आयन जो है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल नहीं होते हैं। और मालिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं मालिक्यूल के ऊपर और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस मालिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को स्नेच करके खींच के बाहर ले आता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास मालिक्यूलर आयन बन जाता है। और ये प्रोसेस स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राफ में होता है। गॉट इट, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक में साइड पे एक छोटा सा बॉक्स है और वो बॉक्स जो है वो आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें से अक्सर MCQ आ जाते हैं और वो बॉक्स क्या है आपके पास कि सोलर विंड। अब सोलर विंड जो है ये क्या होती है, सोलर विंड जो है ये स्ट्रीम ऑफ एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स होती है, ठीक है। एक एनर्जी से फुल पार्टिकल्स है हमारे पास और चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ एनर्जाइज्ड एंड चार्ज्ड पार्टिकल्स, यानी फुल ऑफ एनर्जी और हैविंग चार्ज। उन पार्टिकल्स की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और उनके ऊपर चार्ज भी होता है और उस स्ट्रीम को, उस पूरी एक लहर को पार्टिकल्स की जो होती है उसको क्या कहते हैं, सोलर विंड, ठीक है। मोस्टली ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इन दोनों में से भी प्रोटॉन्स आर मोर अबंडेंट इन दिस सोलर विंड, ठीक है। अब ये बनती कैसे है कि आपको पता है कि सन जो है इट इज़ अ बॉल ऑफ प्लाज्मा और प्लाज्मा जो है ये बेसिकली आयनाइज्ड फॉर्म होती है मॉलिक्यूल्स की इन द सन।
यानी प्लाज्मा जो है ये कंसिस्ट करता है एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ठीक है। अब सूरज से क्या होता है कि ये सोलर विंड जो है ये आउटवर्ड मूव करती है, यानी सूरज से निकलती है और बाहर की तरफ मूव करती है। इसकी जो स्पीड होती है ये 400 किलोमीटर पर सेकंड होती है, यानी एक सेकंड में ये सोलर विंड 400 किलोमीटर का फासला जो है वो तय करती है। और ये इतने जो है वो हॉट पार्टिकल्स होते हैं, इतने हाई एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं कि इनका जो टेम्परेचर होता है वो जो है वो आपके पास मिलियन डिग्री होता है, ठीक है। 1 मिलियन डिग्री इनका क्या होता है, टेम्परेचर होता है। और जब ये ज़मीन की तरफ मूव करती है सोलर विंड, तो स्पेस के अंदर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जो स्पेस का एरिया है उसमें आपके पास 6 सोलर विंड आयंस जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो आपके पास एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इसकी जो है वो स्पीड कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, किस वेलोसिटी से सोलर विंड जो है वो मूव करती हैं, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस में कितने सोलर विंड आयंस हो सकते हैं, ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है। बल्कि एक आध दफ़ा ये आया भी हुआ है पेपर के अंदर, तो ये आपने बॉक्स छोड़ना नहीं है, बल्कि इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्री रेडिकल्स। ये भी केमिकल स्पीशीज हैं। आपको पता है हमने केमिकल स्पीशीज का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें हमने एटम, आयंस पढ़े थे। आज हमने मॉलिक्यूलर आयन भी पढ़ लिया। अब लास्ट वन हमारे पास है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जो है दीज आर द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम भी हो सकते हैं, ये आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो दीज आर द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब व्हाट इज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब जिन्होंने किसी के साथ भी पेयरिंग नहीं की होती, जिनका केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ होता। इसको हम एग्जांपल के जरिए जस्टिफाई करते हैं इस तरीके से कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH4, मीथेन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मीथेन का मॉलिक्यूल जो है ये एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, यानी इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। और जिस कंपाउंड के अंदर ये बॉन्ड होता है उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। अब कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर किए हुए होते हैं 4 डिफरेंट हाइड्रोजन्स के साथ। एज अ रिजल्ट कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। अब जब इन बॉन्ड्स की होमोलिटिक क्लीवेज की जाती है तो ये बॉन्ड इस तरह से टूटते हैं। सपोज हमारे पास ये वाला बॉन्ड है और ये इस बॉन्ड को जब हम तेज सूरज की रोशनी में रखते हैं इस कंपाउंड को, तो इसका ये बॉन्ड जो है इसकी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है। होमो का मतलब होता है सेम और लिटिक जो है ये ब्रेकडाउन के मायने में आता है। तो सेम ब्रेकडाउन मतलब कि इक्वल ब्रेकडाउन होती है दरमियान से, ठीक है। अब जब ये दरमियान से ब्रेकडाउन होगी तो ये इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। अब ये CH3 बन जाएगा और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और हाइड्रोजन के पास ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों जो है ये क्या बन गए हैं, फ्री रेडिकल्स बन गए हैं। यानी ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, एक पेयर था इलेक्ट्रॉन का। जब होमोलिटिक क्लीवेज हुई और इस तरह से हुई कि दोनों एटम्स के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस चला गया और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है हमारे पास, यानी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीशीज है, इन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल में भी यहाँ पर हमारे पास ये कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें दोनों क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जब ये बॉन्ड यहाँ से होमोलिटिकली क्लीवेज इसकी होगी, इक्वल जो है वो हाफ जो है वो वहाँ से क्लीवेज होगी इसकी और दोनों क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे
और इस तरह से हमारे पास ये 2 क्लोरीन के क्या बन जाएंगे, फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। फ्री रेडिकल्स को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉट के साथ, ठीक है। स्पीशी के ऊपर हम क्या करेंगे, डॉट डालेंगे और ये हमें फ्री रेडिकल को शो करेगा। इसके बाद फ्री रेडिकल की अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो फ्री रेडिकल जो है दे आर मोर रिएक्टिव देन एनी अदर केमिकल स्पीशी, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फौरन ही किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। उसके बाद इनकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि शॉर्ट लाइफ होती है इनकी, यानी बहुत कम लाइफ पीरियड होता है, ज़रा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो एग्जिस्ट भी नहीं करते, फ़ौरन किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना देते हैं दोबारा। उसके बाद अगर आप इनकी इंपॉर्टेंस देखें तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ स्मोक, ठीक है। स्मोक का वर्ड आपने सुना होगा, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फोग। अर्बन एरियाज़ में, शहरी इलाकों में जहाँ पर इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको देखने में आता है स्मोक, तो इसकी फॉर्मेशन जो होती है उसमें फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा पॉलीथीन जैसे ये शॉपिंग बैग्स वगैरह होते हैं, शॉपर्स जो होते हैं उनमें जो मटेरियल यूज़ होता है पॉलीथीन, उसकी फॉर्मेशन में ये फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये प्लास्टिक होता है और पाइप्स बनाने के लिए यूज़ होता है, तो इसकी फॉर्मेशन में भी ये फ्री रेडिकल्स इस्तेमाल होते हैं। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल से रिलेटेड आपके पास टेस्ट योर सेल्फ है आपकी बुक में, और टेस्ट योर सेल्फ जो है ये आपने क्या करनी है, आपको नोट्स दिए हैं उनके अंदर सॉल्व हुई हुई है, आपने पहले खुद कोशिश करनी है सॉल्व करने की, फिर उसको नोट से टैली करना है क्या है आपने ठीक सॉल्व किया या नहीं किया है। थैंक यू। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।